हाँ जी सर। कैसे हैं आप सभी लोग। अभी हम कौन से चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं? एग्जीबिशन फ्रॉम जीएसटी। देखो, एग्जीबिशन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, क्योंकि हो सकता है कि आपने आईटीसी वाला चैप्टर पहले ना देखा हो, आप सीधे एग्जीबिशन वाले चैप्टर पर आए हो। तो कुछ चीज़ें कि आपको ये लेक्चर्स क्यों देखना चाहिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, पहली बार जब आप लेक्चर में क्या देखते हो ना, इन लेक्चर्स में देखते हो कि हमने आईसीआई का मॉड्यूल ही प्रेफर कर रखा है, तो आप ये सोचते हो कि अरे आईसीआई का मॉड्यूल है, इसका मतलब तो कुछ खास नहीं है, हम कुछ कलरफुल मॉड्यूल्स के साथ जाते हैं, किसी अच्छे टीचर्स की वीडियो लेते हैं। लेकिन आपको मेरी बात समझनी होगी, आईसीएआई का मॉड्यूल ही सबसे अच्छा मॉड्यूल है। और क्यों, और मैं आपको इससे किस तरीके से अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हूँ, वो सुनिएगा। यहाँ पर आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। आप बोलेंगे यूट्यूब पे भी ऐसा होता है, ऑफ कोर्स। इसी रीज़न की वजह से मैंने ये रिकॉर्ड जो है वो किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको एक इफ़ेक्टिव मैनर मिले, एक इफ़ेक्टिव मैनर जिसमें आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू क्या कर सके, अपने सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर सके, रिकॉल कर सके। इट इज़ अ रिवीजन, पहली चीज़ तो। बिकॉज अगर आप फ्रेश भी समझते हैं तो इट इज़ वेरी मच ओके, बट बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली हम नहीं जा सकते, बिकॉज इट इज़ अ रिवीजन। तो मेरे को मैक्स टू मैक्स इसको बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाने का ट्राई करना होता है। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, फिलिंग द ब्लैंक्स, और ट्रस्ट में ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा किसी भी अदर रिवीजन लेक्चर से। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास किसी भी टीचर का मॉड्यूल है ना, तो आपने उसे पढ़ रखा है, अच्छे से कर रखा है, उसे रखिए साइड में। क्योंकि आईसीएआई का मॉड्यूल तो सभी के पास है, ठीक है, वो अलग बात है कि हम उसे खोलें या ना खोलें, बट हाँ, यहाँ आपको एक सबसे अच्छा रिवीजन एक फिलिंग द ब्लैंक्स पैटर्न में मिलेगा, जिसे आप बहुत अच्छे से पसंद करेंगे, ट्रस्ट में। तो सबसे पहले कौन से चैप्टर को करना है, कुछ एज ए एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कैसा होता है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स सेशन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लाइक दिस। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप हमें बताइए कि हमें कौन सा चैप्टर करना है, तो आप क्या कहेंगे? हमको चैप्टर करना है एग्जीबिशंस वाला, बस दैट इज़। और इससे आपको पता है क्या समझ में आता है? आपको समझ में आता है कि हम लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को लिखकर उन्हें नोट किया है। तो आप भी वही चीज़ें करेंगे मेरे साथ जब मैं आपसे पूछूंगी कि बताइए इसमें किस तरीके से अपने को फिल करना है। अब देखो, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये अगर आप इनपुट वाले चैप्टर यानी कि आईटीसी वाले चैप्टर में देखेंगे तो मैंने वहाँ बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। इसलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जीबिशन की लिस्ट पर चलते हैं। और हमारे पास एग्जीबिशन की लिस्ट में सर्विसेज की एग्जीबिशन लिस्ट है ना, ठीक है, तो आ जाइए। ये सारी जो लिस्ट है वो क्या है, सर्विसेज की है, ठीक है, यस। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सर्विस जो आपको बतानी है वो मुझे बतानी है कौन सी, गिव मी 2 मिनट, बताइए। हम सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चैरिटेबल और रिलीजियस। उसमें आप सबसे पहले बताइए कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटी एग्जिम्ट होती है? सर, ऐसी एंटिटी जो रजिस्टर्ड है 12AA में और AB में। सेकेंड इज सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ, सर चैरिटेबल इतना ही है? हाँ जी, इतना ही है। अब हम किस पर आ चुके? रिलीजियस सेरेमनी पर आ चुके। एक काम करिए, ऐसे मत चलिए, यहाँ से चलते हैं, एंट्री नंबर 1 लेते हैं, थोड़ा 1 को एनालाइज करते हैं। यहाँ चैरिटेबल और यहाँ पर इन्होंने दे रखा है रिलीजियस। आ जाइए सेकंड वाले पर। सेकंड वाला कहता है कि अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी है तो भी एग्जिम्ट है। देन रेंटिंग ऑफ प्रीसिडेंट्स रिलीजियस प्लेस मीन्स फॉर जनरल पब्लिक,
यानी अगर आप रिलीजियस प्लेस को रेंट पर दे रहे हैं तो भी वो एग्जिम्ट है, या तो वो किसी ट्रस्ट के द्वारा मैनेज होते हैं, ठीक है, ट्रस्ट के द्वारा मैनेज होते हैं, या फिर वो 1023C के अंदर मेंटेन होते हैं, बट हाँ वो प्लेसेस जो है वो भी एग्जिम्ट हो जाते हैं। कब एग्जिम्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए आप मुझे बताएंगे कि उनका रेंट क्या होना चाहिए, तो वो एग्जिम्ट होते हैं। तो आप कहेंगे अगर वो रूम है ना, और उसका रेंट 1,000 रुपी और मोर है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जिम्पशन किस पर अप्लाई नहीं होता है। तो किसको एग्जिम्पशन है, अगर मैं आपसे ये कहूँ किसको एग्जिम्पशन है, 999, ठीक है, यस सर। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रीमाइसेस, तो प्रीमाइसेस में आप क्या कहेंगे भाई, 1,000 और मोर। और ये जो लास्ट वाला है आप उसमें क्या कहेंगे, शॉप में 10,000 और मोर। पक्की बात है, यस सर। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल अरेंजमेंट, ठीक है, तो अगर आप रिलीजियस पिलग्रिमेज की दे रहे हो तो भी एग्जिम्ट है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू, यहाँ पर वापस चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के बारे में बोला है कि ट्रेनिंग और कोचिंग अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो रिक्रिएशनल एक्टिविटी, आर्ट, कल्चर या फिर स्पोर्ट बाय दी चैरिटेबल एक्टिविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए आप लोग, इन्होंने चैरिटेबल एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि मैंने जिस चैरिटेबल एक्टिविटी को बार बार आपको बोला है ना कि चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो, 12AA में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही, तो चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब उन्होंने बता रखा है कि बाय वे ऑफ केयर एंड काउंसिल। किसका सर, कोई इल पर्सन है, पर्सन अफेक्टेड विथ HIV और एड्स, तो HIV और एड्स से इफेक्ट है। देन डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस नार्कोटिक ड्रग्स, एंड यहाँ पर अगर आप प्रिवेंटिव करते हो, प्रिवेंशन करना, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियंस का काम कर रहे हो, योगा और स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड कर रहे हो, एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हो जहाँ आप अबेंडमेंट, ऑर्फन या फिर होमलेस चिल्ड्रंस को पढ़ा रहे हो, फिजिकल और मेंटल अब्यूज़ पर्सन्स, प्रिजनर्स के लिए अवेयरनेस का काम कर रहे हो, उनके लिए आप कुछ अच्छा कर रहे हो। और यहाँ पर याद रखना, इट इज़ अ रूरल एरिया, अगर आप गांव के लोगों को, सिटी के लोगों को नहीं हो, गांव के लोग जो क्या है 65 साल से ज़्यादा है, आप उनके अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हो, है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटर शेड्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, डन। तो ये मैंने आपको चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन बताई, होप सो आपको समझ में आई। देन नेक्स्ट पर आए, हॉस्पिटल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट। क्या ट्रस्ट होटल अकोमोडेशन, हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है? हाँ जी सर, कर देता होगा, ठीक है ना। तो वहाँ ये बोला गया कि अगर 1,000 पर डे इज़ एग्जिम्ड अंडर, अगर उसके हॉस्टल, यानी कि अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी है और हॉस्टल एकोमोडेशन सर्विसेज देती है हॉस्टल, और 1,000 पर डे, तो फिर वो एग्जिम्ट है, 1,000 रुपये हर दिन का, ठीक है। ये होटल नहीं है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट करती है, ठीक है। अब आता है रिलीजियस यात्रा और पिलग्रिमेज, ठीक है।
अब रिलीजियस यात्रा के बारे में बात करते हैं तो कौन सी यात्रा इन्होंने एग्जिम्ड कर रखी है, तो इन्होंने हमें दो ही बता रखी है। एक तो कुमाऊं मंडल विकास, और एक है हज कमेटी। ठीक है, पक्की याद रहेगी ना आपको? हाँ जी। फिर योगा तो आपको बता ही दिया, मेडिटेशन योगा। देन हॉस्पिटैलिटी मैनेज बाय ट्रस्ट, तो अगर कोई हॉस्पिटल मैनेज किया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा तो वो भी एग्जिम्ट हो जाएगा, जहाँ मेडिकल और पैरामेडिक्स की बात आती है। ठीक है, अब रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जहाँ आप ट्रेनिंग एंड कोचिंग दे रहे हो, स्पोर्ट्स एंड आर्ट वाले को ये बता ही दिया मैंने आपको। रिलीजियस सेरेमनी बता दिया ये तो। ठीक है, और रिलीजियस सेरेमनी बता दिया, रेंटिंग बता दिया। अब आ जाओ सेकंड वाले पर। पक्की बात है, फर्स्ट समझ में आया? जी सर। अब आ जाओ सेकंड पर, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो किसके बारे में बात करेंगे अपन? अभी आपको मैं सेकंड वाले पे बता रही हूँ, एग्रीकल्चर है ना? यस सर, एग्रीकल्चर पे आओ आप भी। पता है एग्रीकल्चर आपको क्या कहेगा, मतलब इसमें आपको किन किन चीज़ों के बारे में सोचना है। सबसे पहले आप एक चीज़ पर फोकस करो, ये राइस। अब आप बोलोगे ये राइस को आप क्यों मार्क करवा रहे हो? क्योंकि राइस जो है वो एग्रीकल्चर आइटम नहीं है, इसलिए राइस को लेकर अलग से एग्जीबिशन लिख रखा है कि उसकी अनलोडिंग, उसकी लोडिंग, उसकी पैकिंग, उसका स्टोरेज और उसका वेयर हाउसिंग जो है वो एग्जिम्ट है। किसका? राइस का। ठीक है, सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसके अलावा अगर आप वेयर हाउसिंग करते हो किसकी? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देन सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ। अब इन्होंने क्या बोल रखा है ना, कुछ स्पेशली ये नाम्स दे रखे हैं जिनका इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप स्टोरेज और वेयर हाउसिंग करते हो ना तो एग्जिम्ट है ना। तो कुल मिला के जितने भी एग्रीकल्चर आइटम है ना उनका वेयर हाउसिंग, जितने भी एग्रीकल्चर आइटम्स हैं उनका वेयर हाउसिंग। सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो यहाँ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी एग्जिम्ट है। तो फ्यूमिगेशन का मतलब ऐसा होता है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये एक पर्सन है और ये क्या कर रहा है, अभी इधर क्यों छिटक रहा है? जनरली फसलों पे छिटका जाता है जहाँ कीड़े लग जाते हैं, तो ये फ्यूमिगेशन कर रहा है। ठीक है, तो फ्यूमिगेशन। नेक्स्ट, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर जैसे ये देखो, ये पता है ये क्या कर रहे हैं, ये फसलों को काट काट के ले जा रहे हैं। ये खेत है, ये खेत है, ये फसलें काट के ले जा रहे हैं, तो ये कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेशन करना। रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट द रेयरिंग ऑफ हॉर्स। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक्सेप्शन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई साहब हम हॉर्स जो घोड़े होते हैं ना
आप घोड़े पालते हो तो घोड़े पालने को हम एग्जिम्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि आप, ठीक है अब इतना समझाने पर नहीं जाऊँगी, ठीक, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, देन और एग्रीकल्चर में क्या आता है, एग्रीकल्चर का मतलब होता है एग्रीकल्चर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, फार्म लेबर आ जाती है, प्रोसेस कैरिड बाय एग्रीकल्चर फार्म, एग्रो मशीनरीज, यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ठीक है, एक्सटेंशन सर्विसेज और मार्केटिंग। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और द बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कमीशन एजेंट फॉर सेल ऑफ परचेज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो कमिटी और कमीशन एजेंट, कमिटी और कमीशन एजेंट है ना, ठीक है। देन आ जाऊँ, ये बता दिया मैंने आपको पूरा। उसके बाद और कोई एंट्री है, ये है कैरी आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शंस प्रोसेस एट अ जॉब वर्क इन रेयरिंग ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनिया क्या होता है, ठीक है। देन ये कल्टीवेशन का इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ दे रखे हैं कि आप इसे कल्टीवेट कर रहे हो, ये ऐसे होता है, ये यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक। अब आते हैं, अगर एग्रो मशीनरी रेंटिंग पर जाती है तो भी एग्जिम्ट हो जाएगा। वेयर हाउसिंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी के लिए बता रखा है कि लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, है ना। फॉलोइंग मे बी नोटेड, सबसे पहले आता है प्रोसेस्ड टी एंड कॉफ़ी। क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? देखो नाम से ही लग रहा है सर, नाम से ही कह रहा है ये प्रोसेस्ड, है ना। तो जब इन्होंने खुद ने बोल दिया प्रोसेस्ड, तो अपने को क्या देखना है कि ये प्रोसेस्ड है टी एंड कॉफ़ी। क्योंकि एंट्री नंबर 54 इन्हें एग्जिबिशन देती है, जैगेरी इन्हें एग्जिबिशन देती है, जैगेरी जो है वो नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जैगेरी का मतलब क्या होता है, गुड़, है ना। यहाँ पर देखो ग्रीन टी लीव्स होती है ना, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। फिर पल्सेस, दालें, नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पेडी टू राइस, तो पेडी होता है एग्रीकल्चर, राइस नहीं होता। इन्होंने क्या दे रखा, राइस निकाल रही है तो ठीक है। तो आई थिंक ऑल दिस क्लियर। हाँ जी सर, देखो कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एंट्री 54 कहता है कि भाई हम आपको जो चाय है ना,
उसकी वेयर हाउसिंग और उसके स्टोरेज को भी एग्जेम्प्ट करते हैं। कॉफ़ी के भी वेयर हाउसिंग को, उसके स्टोरेज को एग्जेम्प्ट करते हैं। जेगेरी के भी वेयर हाउसेस को हम एग्जेम्प्ट करते हैं स्टोरेज से। दाल को भी हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मानेंगे, इसलिए हम इसे भी एग्जेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। पेडी और राइस को उन्होंने पूरा अलग कर रखा है, इन्होंने उसको नहीं माना है। तो जो एग्जाम्पल दी उन्होंने उनको मान लिया है कि ये भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है। अब आप आ जाइए एजुकेशन सर्विसेज पर। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, एजुकेशन सर्विसेज। अब एजुकेशन सर्विसेज में डिस्कस करते हैं अपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या बोला, स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। ठीक है, ठीक है। देखो अगर मैं ऐसे बताऊँ ना, अगर आपको थोड़ा समझाऊँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होता क्या है, ऐसा कुछ चलता है। आपको फटाफट से समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये किसी से सर्विस लेता है, बाहर वालों से। क्या होता है ये पता है, ये किसी से बाहर वाले से सर्विस लेता है, ये बाहर वाले, और ये देता है अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टाफ को सर्विसेज। तो जब ये स्कूल, ऐसे माइंड में ये मैप क्लियर रखना, जब ये स्कूल अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को कोई सर्विस दे रहा है तो वो एकदम एग्जिम्ट है। तो चाहे फिर वो उसका स्टूडेंट है, चाहे वो फैकल्टी है, चाहे स्टाफ है, उनमें किसी को भी सर्विस दे रहा है ये स्कूल, तो एग्जिम्ट है। लेकिन अब ये वाली जो बाहर वाले लोग स्कूल को दे रहे हैं ना, इस पर उन्होंने बता रखा है कि देखो ऑब्वियसली सही बात भी, अगर स्कूल को अगर हम ये सारी सर्विस एग्जेम्प्ट कर देंगे ना तो स्कूल मन चाहे सर्विसेज लेगा, अपने मन मर्जी की करेगा। इसलिए हमने बोला कि भाई साहब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कवर करवा सकता है, जैसे हमारे आईसीआई एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है ना। तो वो बड़े बड़े कॉलेजेस को क्या करता है, रेंट पर लेता है। तो क्या ये बड़े बड़े कॉलेजेस जो है वो अपने आप को रेंट पर दे सकते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर कंडक्टिंग ऑफ द एग्जाम्स? ऑफकोर्स दे सकते हैं, इट कैन बी। सो इन द पर्टिकुलर सिचुएशन क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई साहब जो फीस इंस्टीट्यूट इन्हें दे रहा है ना, स्कूल इस कॉलेज वालों को, वहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, पहली चीज़ अकॉर्डिंग टू ये वाली लाइन। दूसरा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। तो ऑब्वियसली अगर इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया ना कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो सर्विस दे रहा है अपने बच्चों को, अपने स्टाफ को, वो तो एग्जिम ट्रांसपोर्टेशन की, कैटरिंग की दे रहा है, चाहे फिर बाय वे ऑफ सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की सर्विस दे रहा हो, चाहे एडमिशन रिलेटेड दे रहा हो या ऑनलाइन जनरल रिलेटेड दे रहा हो। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इन्होंने फिर कुछ चीज़ें बता दी, इन्होंने कुछ चीज़ें बता दी कि भाई साहब स्कूल अपने बच्चों को कौन कौन सी सर्विस दे। अब बोलोगे मैम स्कूल तो अपने बच्चों को हर एक तरह की सर्विस दो, लेकिन इन्होंने क्या एक बाइफरकेशन कर दिया। इन्होंने बोला कि बच्चे तीन तरह के होते हैं, बच्चे तीन तरह के होते हैं। एक छोटा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा, ये जो कहा जाता है, ये छोटा है ना, हाँ ये छोटा ही है, ये छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाता है। एक होते हैं बड़े बच्चे, एक होते हैं बड़े बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, ठीक है, और एक होते हैं उससे भी बड़े बच्चे जो किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। तो जो बंदा कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, हमने उसके लिए तो बोला कि भाई उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, प्री स्कूल वालों को। तो प्री स्कूल वालों को हमने बोला कि भाई जो प्री स्कूल या 12th तक स्कूल वाले, हमने उनको बोला पहली दूसरी तीसरी तुम बसों का यूज़ करो, तुम खाना खाओ कैंटीन में, और तुम्हारे लिए साफ़ सफाई करने वाली काम वाली बाई भी आएगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये उन्होंने तीनों को एग्जिम्ट करवा दी। किसको? स्कूल वालों को यही चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने फिफ्थ वाली जो है ना, ये फिफ्थ वाली सर्विसेज बोला है कि फिफ्थ ऑफ द आइटम बी शेल अप्लाई टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड। सर फिफ्थ वाली आइटम क्या है, ये है ऑनलाइन जनरल, ठीक है। तो मुझे भी पता है ये ऑनलाइन एजुकेशन जनरल हमें मिलती है, हमारा इंस्टीट्यूट देता है। बस यार ये ऑनलाइन जनरल जो है वो हमें मिलती है, हमारा इंस्टीट्यूट हमें देता है, हमें ये पता चल गया। एंड लास्ट में आता है सर
प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हाई स्कूल्स एंड इक्विवेलेंट। डन जी सर। अब एनालिसिस देखते हैं, जो आपको बता चुके वो तो ठीक है। एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंडक्ट डिग्री कोर्स, किसी ने डिग्री देने का काम है तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको कुछ कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल होगा। ये प्राइवेट ट्यूशन जो होती है वो टैक्सेबल होती है, ठीक है सर। एजुकेशन एज पार्ट ऑफ प्रिस्क्राइब करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय अ लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री। क्योंकि हमने बोला है कि जो इंडियन लॉ हमें रिकॉग्नाइज करता है ना वही हम एग्जिम्ट करेंगे, जो फॉरेन लॉ है ना वो टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। देन देखो आईआईटी आईआईएम ये तो ऑब्वियसली आप खुद सोचो यार, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो कौन रिकॉग्नाइज करता है इनको। सप्लाई ऑफ मिल्स एंड कैंटीन के बारे में बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये क्या होता है ना, ये स्कूल जो है ये रामू काका है, और ये रामू काका की एक बड़ी सी कंपनी, और इससे पता है ये बस सर्विसेज ले रहे और ये उसको पेमेंट करे तो क्या यार जीएसटी लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, ठीक है ना। मैंने आगे वाली सारी चीज़ें आपको ऊपर कवर करवाई, पीछे वाली नहीं कवर करवाई कि जो वो ले रहा है सर्विसेज। अब आता है हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। अब आ जाओ हेल्थ केयर में क्या देखते हैं अपन। सर्विसेज बाय अ वेटरनिटी क्लिनिक इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। जानवरों के लिए अगर आपने वेटरनरी क्लिनिक खोल रखा है, देन नेक्स्ट इज हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जहाँ ऑथोराइज मेडिकल और पैरामेडिकल्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है। ये देखो नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन देखो, ट्रांसपोर्टेशन एम्बुलेंस, तो आप ध्यान रखना जब भी एम्बुलेंस देख लो ना तो एग्जिम्ट ही है वो, चाहे फिर प्राइवेट ही क्यों ना हो। कोर ब्लड बैंक, बता दिए ना, यही हेल्थ केयर सर्विसेज में। अब एक्चुअली यहाँ पर एक रिसर्च आती है जो मैं आपको करवा दूँ। हेल्थ केयर सर्विस में ये नहीं आता है, जैसे आप क्या करवा रहे हो, ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो, जब तक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और नेसेसरी ना हो जाए, है ना, कि भाई कहीं इंजरी हो गई है वो करवानी पड़ रही है ऐसे। अब रिकग्नाइज सिस्टम जो है ना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
क्या होता है रिकॉग्नाइज सिस्टम? ये बोलता है एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखेंगे। याद करना है क्या? नहीं सर, सिर्फ ध्यान रखना है। एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, एनी अदर, है ना? अब यहाँ पर इन पेशेंट को रूम और इन पेशेंट को ही खाना, ये ध्यान रखना। सर ये इन पेशेंट का मतलब बताओ ना। देखो, हॉस्पिटल में आया और एडमिट हुआ, वो होता है इन पेशेंट, ठीक है? हॉस्पिटल पता है क्या करता है? सीनियर डॉक्टर से सलाह ले रहा है, तो सीनियर डॉक्टर से कंसर्न करना है, तो ठीक है सर। अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल्स फ्रॉम द पेशेंट, फूड सप्लाइड टू द पेशेंट। तो अगर आपने पेशेंट को फूड सप्लाई किया, वो इन पेशेंट है, तो उसको तो एग्जिम्ट हो जाएगा। एम्बुलेंस सर्विसेज एग्जिम्ट बता ही दी थी। अच्छा आगे चलिए, अब आप इस पे आ रहे हो गवर्नमेंट पर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट्स। जी सर। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्युनिसिपैलिटी अंडर सेक्शन, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। फिर आता है सर एनी फंक्शन इंटरेस्टेड बाय। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो कि अगर ये लोग कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, एग्जिम्ट हो, ठीक है ना। तो म्युनिसिपैलिटी लिखवाई, पंचायत लिखवाई, इसके अलावा कोई भी सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो भी एग्जिम्ट है। लेकिन ये 4 सर्विसेज छोड़ देना, यानी देखो मेरी बात सुनो। आपने सोचा है क्या सर, गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर आती है ना, स्कीम्स। जी सर। और उस स्कीम से गवर्नमेंट हमसे पैसा भी चार्ज करती है। जी सर। जैसे आधार बनवाना बोलता है 100 रुपया लाओ। अब जब गवर्नमेंट हमसे ये पैसा लेती है तो क्या होता है, क्या करते हैं मतलब गवर्नमेंट क्या हमसे जीएसटी लेगी और गवर्नमेंट क्या जीएसटी पे करती है? नहीं सर, क्योंकि गवर्नमेंट अगर हमें कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये 4 सर्विसेज जब गवर्नमेंट देती है ना, तो उस पर जीएसटी लगता है, ठीक है। आप में से कितने ही लोग होंगे जिन्होंने पोस्ट ऑफिस का काम करवाया होगा। और देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कि मैं आपको बताती हूँ कि जब आप एक ऑफिस में काम करते हो, जैसे मैं अपने ऑफिस में बताती हूँ कि हमारे यहाँ पोस्ट बहुत ज़्यादा होते थे। कुछ ना कुछ पोस्ट हुआ ही, कभी उस क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स पोस्ट हुए, कभी उस क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स पोस्ट हुए। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते थे। 2 ऑप्शन का मतलब होता है, एक तो होता है स्पीड पोस्ट, आपको भी पता होगा स्पीड पोस्ट करवाओ, ठीक है। एक होता है जनरल।
और मैं गवर्नमेंट पोस्ट की बात कर रही हूँ, मैं वो जो प्राइवेट कोई होते हैं उनकी तो बात कर ही नहीं रही हूँ, ठीक है। जो स्पीड पोस्ट और जो जनरल पोस्ट होता है ना, उसकी जो गवर्नमेंट की उसकी बात कर रही हूँ। तो जो गवर्नमेंट हमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस देता है ना, उस पर टैक्स लेता है। आप बोलोगे मैम हमने तो नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने स्पीड पोस्ट करवाया है और अगर आपने ऐसा नहीं देखा जीएसटी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जनरल पोस्ट में पता है जीएसटी नहीं होता है, यानी सिर्फ स्पीड पोस्ट में जीएसटी होता है। अब ये बात भी समझना कि अगर आपने स्पीड पोस्ट में जीएसटी देखा है, इसीलिए हम कहते हैं स्पीड पोस्ट थोड़ा महंगा है और जनरल पोस्ट थोड़ा सस्ता है, क्योंकि स्पीड पोस्ट पे जीएसटी भी लगता है। बस वही चीज़ है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, ठीक है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना, अगर स्पीड पोस्ट है तो टैक्सेबल हो जाता है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, पार्सल मतलब, और लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड करवाई जा रही है, ठीक है। अदर देन, तो किसको प्रोवाइड कर रहे हो? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि सेंट्रल को प्रोवाइड कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है तो फिर वो तो एग्जिम्प्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसको क्या है ना, दिल्ली कुछ डॉक्यूमेंट पहुँचाने हैं, और वो गया पोस्ट ऑफिस और बोले ला जीएसटी ला। नहीं सर, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कोई भी जीएसटी नहीं लेगा, बाकी हम जैसे लोगों से लेता है वो, जब हम स्पीड पोस्ट करवाते हैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज और एक्सप्रेस पार्सल। उसी तरीके से एयरक्राफ्ट और वेसल, आपको पता है सरकारी एयरक्राफ्ट सरकारी वेसल्स है ना, पता है ना? यस सर। तो अगर आप लोग इनसाइड और आउटसाइड दी पोर्ट और द एयरपोर्ट, तो आपको लगता है मतलब आपका वहाँ टिकट कटता है, तो आप चाहे बस से जाओ, आप चाहे फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, वहाँ पर भी आपको जीएसटी लगता है, देना पड़ेगा। और बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में बात करी जो A2C में नहीं है, अदर अगर कभी आए तो, ठीक है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो यहाँ इन्होंने दे दिया, इन्होंने नोटिफाई भी कर दिया। इन्होंने बोला जब नोटिफाई करेंगे, लेकिन नोटिफाई कर दिया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होते हैं ना, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की से हमारी गवर्नमेंट की इंडिया में बहुत ज़मीन है, ये ज़मीन है, ठीक है। ये ज़मीनों पर दुकानें बनवाकर वो दुकानें रेंट पर दे रही है, तो उस पर बताओ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड कर रही है, उस पर भी जीएसटी लगता है। और पता है सबसे बड़ी बात, ये लोग बोलते हैं आरसीएम दे दो। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये क्या बोलती है? आरसीएम दे दो। ये आगे तुम आरसीएम में और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन हाँ एक बार बता दिया कि भाई ये भी जो है वो एग्जिम्प्ट नहीं है, जब गवर्नमेंट हमें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देती है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। और आप बोलोगे मैम ये तो हमारा डेली का काम पड़ता है, तो ठीक है ना, स्पीड मत करवाओ, जनरल पोस्ट करवाओ। एयरक्राफ्ट वेसल में जाओगे तो लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन में जाओगे लगेगा। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो दुकानें हैं सरकार की, वो नीलाम करती है, वो ऑक्शन करती है, अगर आप खरीदोगे तो आपको तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरे को सर्विस दे रही है तो ठीक है। अगला देखो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई भी सर्विस दे रहा है जहाँ कंसिडरेशन 5,000 से कम है। कैसा मतलब, कैसा? आओ आधार बनवा लो, आओ अपना आधार बनवा लो, 100 रुपये में बनवा लो। आओ अपना जन आधार बनवा लो 100 रुपये में। एक काम करो, ये फॉर्म भर दो सरकारी, ये 10,000 ज़्यादा हो जाएगा, 1,000 रुपये में। तो 5,000 तक का कोई भी अगर कंसिडरेशन है तो फिर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है ना, नॉट एक्सीडिंग 5,000। कंटिन्यूस सर्विस भी है तो भी 5,000 इन फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट, ओल्ड एज होम सर्विस बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय, सर आपको पता है, वैसे ऐसी ज़रूरत किसी को ना हो। ओल्ड एज होम में होता क्या है, ये देखो दिख रहा है ये, यस सर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, ये किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट का है, और यहाँ 60 ईयर या उससे ऊपर के लोग हैं, और कंसिडरेशन 25,000 रुपये पर मंथ पर मेंबर्स तक ही है, ठीक है। इंक्लूडिंग सारे चार्जेस, इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस, बोर्डिंग, लोडिंग, मेंटेनेंस, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, किसका है ये? या तो 12 है कि चैरिटी वालों का है, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है। इन पे जो चार्जेस है वो कितना है? अप टू 25,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। और यहाँ इनकी एज जो है वो कितनी है? 60 और उससे ज़्यादा। पक्की बात है, डन। कोई दिक्कत? यस, नहीं।
और ये पर मेंबर है ना, 25,000 पर मंथ पर मेंबर, पर मंथ पर मेंबर। नेक्स्ट, देखो आपको ये पता है क्या, क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पता है पीएसयू के लोन के लिए गारंटी देती है। मतलब ये एक पीएसयू है, ये एक पीएसयू है। इस पीएसयू ने ये गई बैंक के पास, बैंक को बोला बैंक मुझे लोन दे दे, बैंक बोले तुझे लोन नहीं दूंगा, पता है। फिर हमारे मोदी जी आए, बोले बैंक में बैठा हूँ ना बीच में, लोन दे, तो बैंक ने लोन दे दिया उसको। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, लेकिन लोन ध्यान रखना एग्ज़ाम में, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, गलती कर दोगे वरना। किससे लोन लिया हो तुमने, या तो तुमने लोन लिया हो बैंकिंग कंपनी से, या फिर तुमने लोन लिया हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। डन सर। नेक्स्ट, services provided by the central government, state government, union territory or local authority by way of registration required under any law for the time being in force। तो यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलूँ, कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना, कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं, एग्जिम्ट है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ले रहे हो, कुछ सेफ्टी इश्यूज़ के सर्टिफिकेट्स होते हैं, तुम्हारा पासपोर्ट बना रहे हो, वीज़ा बनवा रहे हो, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, नॉन परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट फी पेबल। नॉन परफॉर्मेंस मतलब कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला, देखो ऐसा होता है, मुझे नहीं पता आप आईएएस आईपीएस को कितना फॉलो करते हैं, लेकिन आईएएस जो होते हैं ना, वो कई बार ये बोलते हैं कि भाई अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उन एरिया का जिम्मा उनके हाथों में होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में, तो आईएएस कहते हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने इतने टाइम में पूरा नहीं किया तो तुम लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देंगे, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे और तुमको हम लगाएंगे पेनल्टी, क्योंकि इनके पास ये राइट है। इसीलिए इसे बोलते हैं कि जो नॉन परफॉर्मेंस फी आप ले रहे हो ना, कि उससे पेनल्टी वो ले सकते हो, जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। देन रीएब्लिशमेंट्स, पुनर्वास एनालिसिस का रखा है इन्होंने। गवर्नमेंट एंटिटी का मतलब इन्होंने बता रखा है विथ 90% और मोर। अभी इन्होंने चेंज करते रहते हैं इनकी मर्जी से, ठीक है, 90% और मोर। चलो अब आप तो अपने आगे आ जाओ, ये पूरा बता दिया मैंने, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, डोंट वरी। ये देखो ये पंचायत के फंक्शंस हो रहे हैं, वेयर इज नेक्स्ट 6 आ जाओ, कंस्ट्रक्शन। क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में समझना क्या क्या सर्विसेज अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आता है प्योर लेबर सर्विसेज, कब एग्जिम्ट होगी और अगर आपने किसको दी तो एग्जिम्ट होगी। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी अलाइंस ये कहती है हाउसिंग फॉर ऑल, घर सबका अधिकार है, और इसी के मिशन के तहत बनाई गई थी अर्बन मिशन, और प्रधानमंत्री
आवास योजना, तो ऑल अर्बन मिशन यानी कि हर शहर में हर जन का घर हो, और प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि हर जन का घर हो। इस योजना के तहत अगर आप प्योर लेबर की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो आप प्योर लेबर की सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। तीसरा, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज दे रहे सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बनाने के लिए अदर देन अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। सर ये आपने देखा है? ये देखो सिटीज़ में तो अब आप जो है वो कॉम्प्लेक्स ही देखते हो। सिटीज़ में तो अब आप जो देखते हो वो क्या होता है सर? वो कॉम्प्लेक्स ही होता है, लेकिन और वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसे नहीं तो छोटा बना दिया। अब जो आप देखते हो वो कॉम्प्लेक्स ही देखते हो, लेकिन जो सिंगल यूनिट होता है ना, सिंगल एक छोटा सा हमारा प्यारा सा घर, उसको बनवाने के आज भी एग्जिबिशन है, ठीक है। TDR FSI लॉन्ग टर्म प्रीमियम ऑफ लैंड, आप किसी को डेवलपर को दे रहे हो ना, एग्जिम्ट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फ्लैट आर सोल्ड बिफोर द इंश्योरेंस इश्योरेंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सर इश्योरेंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब क्या है? देखो बहुत सिंपल है, आपके पास TDR राइट आया और आपने घर बनाया उस ज़मीन पर, और फिर आपने ये घर जो है वो सेल कर देने हैं। सेल पहले करने हैं, CC से पहले करोगे तो ही उन पर GST लगेगा, तो TDR के GST को हम एग्जिम्ट कर देंगे। ये इन्होंने बहुत सही बात पकड़ ली थी। अब आ जाओ अगला, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोलता है सर? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बोलता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अ कंप्लाइंग बिलोंगिंग टू। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर क्या बोलता है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज दे रहे हो तो एग्जिम्ट कहाँ कहाँ क्या क्या है। देखो ये होगा, ये दिख रहा है, ये क्या है सर? दिख रहा है, ज़्यादा मोटा हो गया, क्या है ये? प्लेन है। सुनो सुनो सुनो, ये प्लेन हुआ क्या? कहाँ ये प्लेन की सर्विसेज जो होती है, जहाँ इम्बार करना यानी कि चढ़ना, प्लेन में चढ़ना, यहाँ से चढ़ो, यहाँ से निकलो, ठीक है, जहाँ से भी निकलना, जहाँ से भी चढ़ना, तो इम्बार्क करना या फिर टर्मिनेशंस करना, तो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में एग्जिबिशन दे रखा है? इन्होंने बोल रखा है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो यही एग्जिबिशन दे रखा है इन्होंने, यहीं पर एग्जिबिशन दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा पूरे इंडिया में कहीं पर भी उड़ोगे ना, लगेगा तुम्हारे GST। नॉन एयर कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो नॉन एयर कंडीशनर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब होता है मुकेश अंबानी जी बताए क्या करते हैं? मुंबई से उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहाँ करवाई? उदयपुर में करवाई। तो वो मुंबई से लोगों को मुंबई उतरे और मुंबई से प्लेन में कहाँ लेकर आए? उदयपुर, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो जो उन्होंने के कॉन्ट्रैक्ट कैरीज थे, उन्होंने जो प्लेन भाड़े पे लिए थे, नॉन एयर कंडीशनर्स, तो वहाँ पे भी टैक्स लगता है। अब चाहे वो फिर प्लेन हो, चाहे फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैरीज में क्या लिया हो अदर देन रेडियो टैक्सी। सर रेडियो टैक्सी नहीं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के लिए आपने कुछ भी लिया हो एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, तो नॉन एयर कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट कैरीज। तो ध्यान रखना, नॉन एयर कंडीशनर कॉन्ट्रैक्ट कैरीज
जिसमें रेडियो टैक्सी नहीं आती, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं आता है, जहाँ पर टूरिज़्म नहीं आता है। तो मेरी बात समझना, जो चार्टर मैं आपको बता रही हूँ वो तो टैक्सेबल हो जाएगा, जो चार्टर उन्होंने लिया वो तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जैसे हम जैसे लोग कॉन्ट्रैक्ट कैरिज पर लेते हैं, नॉन एयर कंडीशन, एक छोटी सी बस ली, हमारे स्कूल से हमें पता है पिकनिक ले जाते थे, चाहे एक नॉन AC बस जो होती थी वो हमारा स्कूल भाड़े पर लेता था, ठीक है ना। अदर देन रेडियो टैक्सी, ना वो रेडियो टैक्सी थी ना वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थी, एक्सक्लूडिंग टूरिज्म। तो कंडक्टिंग टूर के लिए भी नहीं है, चार्टर और हायर। तो फिर अगर आप ऐसी कोई कैरिज ले रहे हो, बाकी अगर टूर के लिए ले रहे हो या फिर कोई चार्टर हायरिंग कर रहे हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। स्टेज कैरीज अदर देन एयर कंडीशनर, स्टेज कैरीज का मतलब यही होता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट कैरीज का मतलब होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। जो हमारी बसें होती है ना, रोड पे चलती है वो बसें, ठीक है, उन पर आपको ही पता है ना, उन पर कहाँ हम लोग किराए के साथ साथ GST देते हैं। वो बोलते हैं भाई साहब नहीं 10 रुपये और दे GST के नाम का, 10 रुपये किराए का, ऐसा नहीं बोलता है ना। स्टेज कैरीज का मतलब ये होता है कि स्टेट के हैं, हमारी सरकार के हैं, नॉन AC वा, AC नहीं। देन अब आप बोलोगे मैम इसका मतलब जो AC वाली बसें चलती है, हाँ वो टैक्सेबल हो जाएगी। सर्विस प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब ये उड़ान योजना आपने भी सुना है ना, उड़ान योजना, ये कहता है कि बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्प्लाइंग बिलोंगिंग टू एयर इम्बाक। तो ये उड़ान योजना जो है वो एग्जिम्ट करी गई। क्यों करी गई? क्योंकि हमारे मोदी जी का सपना है कि हर इंसान उड़े, बस वो 3 साल के लिए ही था, कमेंसमेंट से 3 साल, ठीक है। तो अगर आप लगाते उड़ान योजना के तो 3 साल तक एग्जिम्पशन मिलेगा। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशंस विथ और विदाउट अकॉम्प्लिश बिलोंगिंग टू। ये कहता है कि रेलवे, अब सुनना, ट्रांसपोर्टेशन आप रेल का यूज़ कर रहे हो, रेल में इन्होंने बोला है कि हम रेलवे को एग्जिम्ट करते हैं, लेकिन हम फर्स्ट क्लास कोच को एग्जिम्ट नहीं करेंगे। देखो फर्स्ट क्लास कहाँ है, फर्स्ट क्लास ये रहा, मान लो, चलो ये वाली कहाँ है फर्स्ट क्लास, इसी के अंदर ये रहा। सर ये फर्स्ट क्लास से पता है इसमें सारी सुविधाएं होती है, AC एकदम मस्त, मतलब यहाँ पर ऐसे लगता है रॉयल लोग बैठे हुए हैं ना। तो बस ये वाला टैक्सेबल हो जाएगा। उसी तरीके से AC, मुझे तो AC चाहिए वैसा लाइक, तो एयर कंडीशनर वाले पे भी टैक्सेबल लग जाएगा। तो रेलवे इन ईच क्लास अदर दिन, रेलवे पर नहीं लगता। मेट्रो, मोनोरोल और ट्रामवे। सर ये मेट्रो, मोनोरोल, ट्रामवे क्या है? अब देखो मेट्रो तो ये तुम्हें पता ही, ये दिख रही है, ठीक है। मोनोरेल भी कुछ तो होती है और ट्रामवे भी कुछ होती है, क्या पता इंडिया में लाने का प्लान है, इसलिए पहले ही लिख दिया। इनलैंड वाटरवेज का मतलब क्या होता है? सर पानी के अंदर चलने वाली गाड़ियाँ, उनको भी क्या बोला, एग्जिम्पशन कर दिया है, ठीक है। फिर आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बता दिया, अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर द टूरिज्म पर्पज़। देखो वेसल जो होती है बिटवीन इन प्लेस लोकेटेड इन इंडिया, अदर देन, ये आपने ये वाली बात आपको कैसे पता है, मैं बताऊँ कैसे पता है क्या। जब आपने वो खान वाला केस सुना था ना, जहाँ एक वेसल जो होती है वो कहाँ जाती है, वो जाती है मुंबई से गोवा, एक वेसल जाती है मुंबई से गोवा, है ना, पता है, उसमें एक कांड हुआ था। बस वो वेसल वाले या बोल रहे हो कि वहाँ पर उस वेसल का जो किराया होता है ना, उस पर हम एग्जिम्पशन नहीं लेते, और ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए। उस एक वेसल का एक टिकट का 1-1.5 लाख रुपये था, है ना। फिर आता है मीटर्ड कैब एंड ऑटो रिक्शाज। तो ये मीटर्ड कैब एंड ऑटो रिक्शाज जो होती है इंक्लूडिंग ई-रिक्शाज आपको एग्जिम्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आराम से ऑटो में बैठकर घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने क्या चीज़ एग्जिम्ट नहीं करी है, तो रेडियो टैक्सी एग्जिम्ट नहीं करी है, ठीक है। डन सर। देन आप नेक्स्ट पर आ जाइए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। पैसेंजर की बात बोल थी, पैसेंजर में आपने बता दिया हमको कि हम ट्रेन से जाए, हम एयर से जाए या फिर हम बस से जाए, ठीक है। तो आपने एक मोटा अगर मैं आपको समरी बताऊं आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनो, एक मोटा समरी सुन लो प्लीज़। देखो साधन 3 ही अपने पास, क्या 3 साधन है? या तो तुम जाओ तुम्हारी बसों से, अपनी कैरिज में, मैं पैसेंजर कह रही हूँ, क्या लिख रही हूँ मैं, बस, या फिर जाओ ट्रेन, या फिर जाओ तुम प्लेन, एयर है ना, प्लेन लिख दो या एयर, ठीक है। बस, ट्रेन, एयर से तो उन्होंने बोला कि वो जो स्टेट हमने बताया है ना, उन्हीं स्टेट में तुम फ्री में ऐसे घूम सकते हो, या फिर उड़ान स्कीम के तहत 3 साल वाला, ठीक है। ट्रेन में इन्होंने बोला कि भाई साहब फ्री में घूमो, लेकिन फर्स्ट क्लास में मत बैठियो,
फर्स्ट क्लास में मत बैठियो, एयर कंडीशनर में मत बैठियो, बस में भी बोल दिया एसी वाली बस में मत बैठियो, ठीक है। बाकी इन्होंने एग्जिम्ट बोल दिया, बस यही चीज़ बतानी थी। देन अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज क्या कहती है? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कहता है बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ अ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, अ कुरियर एजेंसी और इनलैंड वाटरवेज। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में इन्होंने बोला कि बाय रोड, अगर आप बाय रोड हो तो एग्जिम्ट कर देंगे, लेकिन एग्जिम्ट नहीं करेंगे। अगर आप जीटीए हो तो एग्जिम्ट नहीं होगा, और अगर आप कुरियर एजेंसी हो तो भी हम एग्जिम्ट नहीं करेंगे। पक्की बात है, ठीक है। आप जीटी हो, आप कुरियर एजेंसी हो, हम एग्जिम्ट नहीं करेंगे। या फिर इनलैंड वाटरवेज, तो इनलैंड वाटरवेज भी एग्जिम्ट हो गया, चाहे फिर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करो चाहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करो, तो रोड बता दिया। अगर मैं आपको बोलूँ रेल और वेसल, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय वे ऑफ रेल और वेसल बताऊं तो रेल और वेसल से अगर ये गुड्स जा रहा है तो हम एग्जिम्ट कर देंगे। सबसे पहला रिलीफ मटेरियल, दूसरा ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा ठीक है, छठा परचेज रेज प्राइस फ्लोर और ऑर्गेनिक मेथड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जीटीए पर। तो क्योंकि इन्होंने क्या नहीं बोला, ध्यान रखना, इन्होंने क्या नहीं एग्जिम्ट किया, जीटीए और कुरियर एजेंसी को एग्जिम्ट नहीं किया। और अगर रेल और वेसल से बोला तो उन्होंने बोला कि अगर ये आइटम्स जा रहे हैं तो फिर भी हम एग्जिम्ट कर रहे हैं। एयर के बारे में तो नाम भी नहीं लिया, मतलब एयर से गुड जाएगा तो फिर टैक्सेबल ही होगा। अब जीटीए के लिए उन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने बोला जीटीए के लिए अगर आप जीटीए से कोई सर्विस ले रहे हो और अगर वो सर्विसेज क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो हम एग्जिम्ट कर देंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से हम एग्जिम्ट कर देंगे। या फिर गुड्स वेयर द कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरिज डज नॉट। सर सिंगल कैरिज जो है वो कितना है, 1500, ठीक है। तो सिंगल कैरिज कितना है, सिर्फ 1500। तो गुड्स वेयर consideration charged for the transportation of goods or consignment transported in a single carriage does not exceed 1500, ठीक है। और all such goods for a single consignee सिंगल कंसाइनी का 750, ठीक है। उसके अलावा मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिलीफ मटेरियल्स एंड ये सब कुछ डिफेंस वाले जीटीए में एग्जिम्ट है। जो हमने रेल में एग्जिम्ट किए थे वो हम जीटीए में भी एग्जिम्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी से रोड से कुछ भी भेजो सारा एग्जिम्ट कर ही दिया है।
खाली कुरियर एजेंसी को नहीं छोड़ा और हमने जीटीए को नहीं छोड़ा, और बाद में हमने जीटीए को भी छोड़ ही दिया, और रेल में हमने कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ी जो हमने बाद में जीटीए में छोड़ी। ठीक है, अब यह इन्होंने बोला है कि अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, अगर जीटीए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा तो वो भी एग्जिम्ट हो जाएगा। लेकिन अनरजिस्टर्ड में भी अगर आप ये कहो कि भाई साहब फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड है, सोसाइटी अनरजिस्टर्ड है, नहीं सर, जो किसी एक्ट में बनी है, ध्यान से सुनो, जो किसी एक्ट में बनी है वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो हमें इससे कोई मतलब नहीं। यानी कुल मिला के ये रजिस्टर्ड पर्सन में सिर्फ ये बंदा आएगा। इसको आप प्यार से बोल सकते हो, अगर आपको बोलना है तो रामू काका, सिर्फ ये छूटेंगे। अगर रामू काका जो है ना ये सर्विस लेंगे, मेरी बात सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिर्फ रामू काका अकेले ऐसे इंसान है, रामू काका ही अकेले ऐसे इंसान है, रामू काका ही अकेले ऐसे इंसान है जो लेंगे सर्विसेज ना तो एग्जिम्ट मान लेंगे। तो कौन है? सिर्फ रामू काका। अब आ जाओ, बाकी ये तो सब टैक्सेबल हुआ ही हुआ। सर्विसेज बाय अ जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरिज टू। तो क्या बोला इन्होंने? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरिज टू। सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए और बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरिज टू। ये डिपार्टमेंट एनालिसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल वेसल जीटीए इन गुड्स कैरिज, ये उन्हीं का इन्होंने हमको समराइज दे रखा। नेक्स्ट वाला क्या है? ये इनका एनालिसिस। अच्छा चलो चलो, कुरियर एजेंसी क्या होती है वो तुम्हें नहीं पता है सर? क्या बात कर रहे हो? ये देख लो, ये कुरियर वाला बाहर खड़ा और ये अंदर कुरियर ले रही है। ठीक है, अब आ जाओ बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे आओ। सबसे पहले क्या बोलता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या क्या चीज़ें हैं। सर्विसेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में मैं आपसे कहूँ कि कौन कौन सी सर्विसेज एग्जिम्ट है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज एग्जिम्ट है, तो सर्विसेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये गलती करते हो तुम और कुछ नहीं। रिजर्व बैंक द्वारा सर्विस दी जा रही, रिजर्व बैंक को सर्विस नहीं दी जा रही है, समझना। ये जो है वो कौन है? आरबीआई। और ये रामू है, ये रामू रिजर्व बैंक को सर्विस दे रहा है, तो ये टैक्सेबल है। जब रिजर्व बैंक रामू को कोई सर्विस देगा तो वो एग्जिम्ट होगी। तो बाय याद रखना, सर्विसेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांस और सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांस। फिर आता है सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। देन
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। पता है, इस योजना के तहत सब लोगों ने खाते खुलवाए और बैंक ने क्या किया, सब कस्टमर को सर्विसेज दी। अगर सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटल द अमाउंट 2000 इन सिंगल ट्रांजेक्शन, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से, ठीक है, चाहे तो क्रेडिट चाहे डेबिट, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, अप टू 2000 रुपये तक का। तो मैंने क्या बोला सर, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, अप टू 2000 रुपये तक की बात बोली, ठीक है सर। देन सर्विसेज बाय एन intermediary of financial service located in a multi-service SEZ with international financial service center IFSC status। तो बोला सर्विसेज बाय द इंटरमीडिएटरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस लोकेटेड इन द मल्टीपल। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर कोई बंदा जो है, ध्यान रखो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखो, कोई बंदा जो है कहाँ पर है, IFSC में। सर IFSC गिफ्ट सिटी, अभी गांधीनगर है ना, तो IFSC में बैठकर अगर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एग्जिम्ट हो गया, ठीक है, ठीक सर। देन ये आपको मैंने लोन बता दिया ना, आगे बताया क्या क्या बताया मैंने आपको, एक बार बताना मुझे वापस। मैंने आपको RBI की सर्विस बताई, सर्विस अगर देता है कोई बैंक किस डिपॉजिट, लोन और एडवांस के रिलेटेड या फिर करेंसी के सेल परचेज से रिलेटेड, तो भी एग्जिम्ट बता दिया मैंने आपको। प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू बैंक हमें सर्विस दे रहा है, ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बता दिया, IFSC बता दिया। देखो लोन देना, लोन डिपॉजिट, लोन इन एडवांस, ये उनका बहुत एसेंशियल काम है। सेल ऑफ फॉरेन करेंसी और बेचना खरीदना, परचेज, सेल परचेज, ये भी बहुत एसेंशियल काम है, क्योंकि आप ऑथोराइज डीलर हो जाते हैं ना ये बैंक लोग, तो बैंक, ठीक है। देन आप आ जाओ आगे। देखो कुछ और नाम देखना हो तो देख लो, FD देख लो, SD देख लो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो चाहे वो सेविंग डिपॉजिट हो, वो चीज़ लोन हो या ओवरड्राफ्ट हो। देन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस पे आ जाओ। क्या बोलता है लाइफ इंश्योरेंस में, सबसे पहले ये इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस में पता है बहुत स्कीम चला रखी है, उसमें एक है, एक सेकेंड ना, एक है नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, एक है नेशनल पेंशन स्कीम, एक है आर्मी, नेवल और एयर, इनके लिए जनरल इंश्योरेंस फंड है, इंश्योरेंस फंड। देन ग्रुप इंश्योरेंस फंड, देन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आप इन्हें दे रहे हो, या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग स्कीम्स। अब ये देखो, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, चाहे
आम आदमी हो चाहे फिर लाइफ माइक्रो वाला। देखो ये थोड़ा याद रखना कि अगर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और अप्रूव्ड किया गया है और मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर कितना 2 लाख रुपए कवर होता है तो वो एग्जिम्ट है। बाकी ये काफ़ी सारी योजना है। ठीक है, माइक्रो के लिए बता ही दिया कि वो अगर 2 लाख रुपए तक का अमाउंट कवर करता हो। अब आ जाओ कुछ स्पेसिफिक बॉडी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफिक बॉडी। उसमें सबसे पहले आ जाता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस या फिर आपका ये ESIC, PF, ठीक है, कोल माइन, ये नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी करता है, सेबी, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके द्वारा प्रोवाइडेड बाय सेबी, प्रोवाइडेड बाय IRDAI, ये लोग सर्विस देते हैं, ये बॉडी लोग सर्विस देते हैं तो एग्जिम्ट होता है। ठीक है, इन बॉडी को कोई सर्विस दे रहा है वो एग्जिम्ट नहीं, ये बॉडी किसी को सर्विस दे रही है एग्जिम्ट होता है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, ऊपर लाइट पढ़ा था तुमने, नीचे जनरल पढ़ोगे। यहाँ देख लो, ये चाहे हड का, केटल का, स्कीम ऑफ इंश्योरेंस या जनता जो भी है, ग्रुप, वुमन, सेल्फ एम्प्लॉयड, एग्रीकल्चर, पंप सेट, है ना, कितनी सारी योजना। एक बार रीडिंग लगा देना। कोकोनट प्लाम इंश्योरेंस स्कीम, पता नहीं क्या ही लगा देते हैं। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और ये बांग्ला शस्य बीमा। ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस स्कीम 35, 36 नंबर। ठीक है, 37 क्या बोलता है, डिलीट हो गया क्या 35? नंबर 35 और 36 पेंशन स्कीम कहता है अटल पेंशन योजना और ये पेंशन स्कीम वाला। बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट, तो ये क्या बोलता है, बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम विद रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंट इन द रूरल एरिया ब्रांच। ठीक है, अगर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग यही फंसाते हैं। क्या बोला मैंने, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट। क्या बोला, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू अ बैंकिंग कंपनी विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंट इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच। तो सर एक बिजनेस फैसिलिटेटर और एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, ये अगर अर्बन एरिया ब्रांच में सर्विस दे रहा है तो तुम लोग क्या कहोगे मुझसे, मैम इट इज़ नॉट एग्जिम्ड, इट इज़ नॉट एग्जिम्ड। एग्जिम्ड क्या होगा, जो रूरल एरिया ब्रांच है वहाँ बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस दे रहा है। ठीक है, क्लियर इट। Any person as an intermediary to the business facilitator or a business correspondent with respect to service mentioned in entry number। ठीक है, इसी सर्विस को लेकर कोई इंटरमीडिएटरी है। देन बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट इन एन इंश्योरेंस कंपनी रूरल एरिया। फिर से यही बोला, ये दोनों लाइनें रिपीट क्यों करी, ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। अच्छा पहले बैंकिंग कंपनी बोला, देख लो ये भी देख लो भाई, फिर उन्होंने पता है क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी बोल दिया। डन। अब आता है नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। सर्विस प्रोवाइडेड टू, इतनी देर पता है तुमने अगर गवर्नमेंट की सर्विसेज पढ़ी है ना, बार बार मैंने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपल, पंचायत, सो मैनी थिंग्स। शायद आपके कान पक गए होंगे, आप बोल रहे होंगे कि प्लीज़ मैम अब रुक जाइए, बहुत हो चुका, बंद करिए, मुझे पता है। लेकिन अब मैं आपको कह रही हूँ कि इतना सब कुछ गवर्नमेंट ने बोला, हम दे रहे हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट बोले मुझे भी तो कुछ दो। जब आप बार बार किसी को देते हो तो आप उम्मीद करते हो ना कि सर हमें भी कुछ मिले। तो फिर प्लीज़ मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ मुझे कुछ देने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए एंड ऑल्सो लाइक कर दीजिए, कुछ चीज़ें आप भी मुझे दीजिए।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या बोला कि अब आप दे ही रहे हो तो कुछ ले भी लो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को जो सर्विसेज प्रोवाइड होगी वो एग्जिम्ट करेंगे। सबसे पहले प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अगर कोई प्योर सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। सब प्योर सर्विसेज का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज और अदर कंपोजिशन सप्लाइड इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स। ठीक है, तो प्योर सर्विसेज में एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने कि भाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हम नहीं ले रहे, हम जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं ले रहे हैं, या फिर हम कंपोजिशन सप्लाईज इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं ले रहे, या तो हम तो ना तो वो ना ये। ठीक है, देखो फंक्शन इंटरेस्ट करवाना है या फिर ये। ठीक है, अब आता है कंपोजिशन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन विच वैल्यू ऑफ द गुड्स, जहाँ वैल्यू ऑफ द गुड्स जो है नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपोजिट सप्लाई। यानी कि सर अगर कंपोजिट सप्लाई है तो गुड्स का वैल्यू जो है वो 25% से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एग्जिम्ट कर देंगे। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप। सर फेयर प्राइस शॉप क्या होती है? ये फेयर प्राइस शॉप, ये देखो ये शॉप का ये मालिक अंदर बैठा है, दिख नहीं रहा है ना अभी, इसमें दिखा देते हैं अभी। ये देखो ये शॉप के मालिक हैं, ये एकदम अंदर बैठे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये अंदर बैठे हैं। ठीक है, ये इस शॉप के मालिक अंदर बैठे और ये लोग जो है लाइन में लग रही है, आंटी लाइन में लग रही है, ये लग रही है, ये लग रही है, ये लग रही है, ये भी 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 लग रही है, ये देखो ये आदमी लग रहे हैं, है ना, ये आंटी, ये आंटी, ये आंटी, ये जेंट्स लग रहे हैं, ये जेंट्स। ठीक है, ये सब कुछ, ये सारे वुमेंस जो है वो लाइन में लग रहे हैं, ये सारे वुमेंस जो है वो लाइन में लग रहे हैं और ये फेयर प्राइस शॉप है। तो क्या ये फेयर प्राइस शॉप जो आपको केरोसिन दे रही है, फूड ग्रेन दे रही है, वो एग्जिम्ट होगा? ऑफकोर्स एग्जिम्ट होगा। अब आ जाओ सर इंश्योरेंस स्कीम, अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम, अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम एग्जिम्ट हो जाएगा। अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं कौन? सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी अंडर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट नया नया जीएसटी निकाला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी बना तो दिया लेकिन उनको जीएसटी पढ़ाना नहीं आता। उन्होंने मुझे बोला सलोनी प्लीज़ आकर हमारे यहाँ के लोगों को जीएसटी की ट्रेनिंग दे दो, हमारे यहाँ के ऑफिसर्स को जीएसटी की ट्रेनिंग दे दो। मैंने बोला ठीक है सर मैं आऊँगी और जीएसटी की ट्रेनिंग देकर जाऊँगी। मैं गई, मैंने जीएसटी की ट्रेनिंग दी, गवर्नमेंट ने मुझे पैसा दिया। क्या मैंने जो सर्विस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी गवर्नमेंट के लिए? नहीं सर, जीएसटी वीएसटी नहीं, इधर जीएसटी की बात नहीं करेंगे। उसी तरीके से बाय ऑफ जीएसटी आईएन, ये सारी सर्विसेज क्लियर हुई तुमको? देन अब मैं आपको ले जा रही हूँ लीजिंग सर्विसेज पर। सर लीजिंग सर्विसेज बोलता है 30 साल की लीज, एग्जिम्ट हो गई है सर 30 साल की लीज। ठीक है, देन लीजिंग सर्विसेज के बाद आ जाओ तुम लोग, अब किस पर आएंगे? लीगल सर्विसेज पर। सर ये इन्होंने कैसा क्या कर रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 16वां टेबल में 17वां बाहर, लीगल सर्विसेज। चलो कोई बात नहीं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने किसको सर्विस दी है? लीगल सर्विसेज, हमारी अदालत, हमारी आपकी अदालत। आपकी अदालत ने किसको सर्विस दी है? सर आपकी अदालत ने। ठीक है, आप पार्टी नहीं कह रही हूँ मैं, आपकी अदालत ने सर्विस दी है किसको? एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। क्या बोला? एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी, टू एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी। मतलब एनी पर्सन अदर देन एन बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या हुआ? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी। ध्यान रखना, अब ये भी तोलता है कि ये बिजनेस एंटिटी है या नहीं। ठीक है, द बिजनेस एंटिटी विच एन एग्रीगेट टर्न ओवर अप टू सच अमाउंट इन दी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक द एलिजिबल। अ बिजनेस एंटिटी विच एन एग्रीगेट टर्न ओवर अप टू प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इन टेक एग्जिम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। यानी कि सर उसका टर्नओवर जो है वो देखेंगे अपन, उसका टर्नओवर देखेंगे। अब मेरी बात सुनना, क्या होता है ना, कई बार मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। आपको पता है ना कि बिजनेस नहीं, जीएसटी में पता है वैसे तो आपको, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की एक खासियत है कि आपको कंपलसरी भी है और वॉलेंटरी भी है।
मेरा टर्नओवर एग्जांपल के लिए 20 लाख से ऊपर हुआ ही नहीं और मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेती हूँ, तो क्या जो लॉयर मेरे बिजनेस को सर्विस दे रहा है क्या उस पर टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा सर, वो एग्जिम्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टर्नओवर देखा जाता है, यहाँ टर्नओवर देखा जाता है। और इसी तरीके से इसी एंट्री पर एग्जाम में इतनी बार बच्चों को फंसाया है, लेकिन अब बच्चा समझदार हो चुका है। अब बच्चा जानता है कि उसे किस तरीके से फंसाया जा रहा है और उसे नहीं फंसना। पहली चीज़ सर, पहली चीज़ उसको ये पता चल चुका है अब कि जब भी हम लीगल सर्विसेज पढ़ते हैं और वहाँ उसके एग्जिम्पशन की बात करते हैं तो बिजनेस एंटिटी में हमारा मकसद टर्नओवर होता है। अगर उस बिज़नेस का टर्नओवर जो होता है वो उसकी एग्जिम्पशन लिमिट यानी कि 20 लाख से अबव हो गया, अगर उसे उसका रजिस्ट्रेशन 20 लाख में आता है तो ही उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम के अंदर, वरना नहीं पे करना पड़ता है, वरना वो एग्जिम्प्ट हो जाता है। ठीक है। अब अगर आप लोग पहले जब ये चीज़ बच्चों को नहीं पता थी, वो लोग करते क्या थे पता है, वो कहते थे कि अरे ये तो बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल है, चलो फटाफट से लीगल सर्विसेज में भी क्या करो, लीगल सर्विसेज में भी टैक्स लगा दो आरसीएम के थ्रू। लेकिन गलत हो जाता था, क्योंकि जहाँ उसका टर्नओवर एग्जिट नहीं हो रहा था वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेके बैठा था। पक्की बात है। अब गलती कभी नहीं होगी, नहीं होगी सर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को दे रहा है, एग्जिम्ट कर लेंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट जो होती है और इंडिविजुअल पार्टनर है एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, ठीक है, अदर देन अ सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू द एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द एडवोकेट प्रोवाइडेड लीगल सर्विसेज और एनी अदर देन बिजनेस एंटिटी। तो अगर आप अदर देन यानी कि कोई भी फर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट जो है एज एन एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट को बाहर निकाल दो बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज। वो क्या करवा, एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म को या एडवोकेट ऑफ लीगल को कोई सर्विस दे रहा है या बिजनेस एंटिटी अदर देन बिजनेस एंटिटी को वो कोई सर्विस दे रहा है तो हम एग्जिम्प्ट कर देंगे। इसका मतलब सर अगर कोई सीनियर एडवोकेट है जो एडवोकेट या फिर पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। हाँ जी सर, वो टैक्सेबल होगा। उसी तरीके से अब बिजनेस एंटिटी बाय एन टर्नओवर, अप टू टर्नओवर देखा जाता है तो टर्नओवर ध्यान रखोगे। उसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस, अब सीनियर एडवोकेट क्या करता है, अगर वो किसी अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है या फिर वो किसी एग्रीगेट टर्नओवर वाली को या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ध्यान रखना एक ही चीज़ टैक्सेबल होती है यहाँ पर, एक ही चीज़ टैक्सेबल होती है कि भाई साहब अगर कोई सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट को या फर्म ऑफ एडवोकेट को कोई सर्विस देता है तो वो टैक्सेबल है। उसी तरीके से कोई एडवोकेट और ये अगर सीनियर एडवोकेट को सर्विस देगा तो टैक्सेबल है। ठीक है सर, बाकी टर्नओवर का बता ही दिया मैंने तुम्हें। नेक्स्ट आ जाओ तुम 18th वाली एंट्री पर। 18वां क्या बोलता है, ये बोलता है स्पॉन्सरशिप स्पोर्ट इवेंट्स। स्पोर्ट्स इवेंट्स का मतलब क्या होता है सर? सुनो, स्पोर्ट्स इवेंट्स का मतलब होता है कि नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है, एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट है, सेंट्रल सिविल सर्विस सिविल जो भी है, और यहाँ पर नेशनल गेम है, ओलंपियाड्स हो रहे हैं, ठीक है, पंचायत, युवा क्रीड़ा, ठीक है, क्रीड़ा जो भी क्रीड़ा हो रही है वो सारी जो है वो एग्जिम, मतलब किसी योजना के तहत आपको खिलाया जा रहा है वो एग्जिम होता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारी एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाती है, आपको पता नहीं हो तो बता दूँ। एनएसडीसी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाती है, कभी इनकी वेबसाइट पर जाइए, रिसर्च करिए क्या क्या स्किल डेवलपमेंट चलाती है। तो ये स्किल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं वो सारे एग्जिम्ट हो जाते हैं। देन बॉडीज इम्पेनल, यहाँ पर ट्रेनिंग मिनिस्ट्री जो भी है ये अपनी वो DDU क्या था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, कौशल सबके पास कौशल हो। ये देखो ये क्या करते हैं, परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट परफॉर्मेंस करता है, चाहे म्यूज़िक करता है, चाहे डांस करता है, चाहे थिएटर करता है, कंसिडरेशन मोर देन 1,50,000 रुपये नहीं है तो एग्जिम्ट है, यानी 1,50,000 रुपये तक का कंसीडर है तो वो एग्जिम्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉट मोर देन, यानी कि 1,50,000 रुपये तक है एग्जिम्ट हो जाएगा, लेकिन वो किसी ब्रांड के लिए काम करेगा एग्जिम्ट नहीं करेंगे। क्लासिकल डांस ही एग्जिम्ट होता है, वो जो होता है ना अलग वाले वो नहीं होते। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बता ही दिया, किसी के साथ ब्रांड के साथ टाइप करोगे टैक्सेबल हो जाएगा। सर आपको पता है ये शेर देखने के लिए जू में जा रहे हो, क्या देख रहे हो, ये जू कितना प्यारा लग रहा है ना, और क्या देख रहे हो, ये नहीं बस यही देख लो। ठीक है, तो यहाँ अगर जू में जा रहे हो, ठीक है, जू तो एग्जिम्ट है। इन पर इनका किराया था ना, स्टार लगा रखे इन्होंने, जू मीन्स बता रखा है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद ये देखो ये म्यूज़ियम देखने जा रहे हो तुम लोग, म्यूज़ियम है ये, पता नहीं क्या ये
मॉन्यूमेंट्स देखने जा रहे हो, ये अवशेष बचे हुए ना, ये सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस, डांस, थिएटर इंक्लूडिंग ड्रामा और बुलेट। ठीक है सर। अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, प्रेजेंस, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, स्पोर्ट इवेंट्स और प्लेनेटेरियम्स। ठीक है। और यहाँ पर मोर देन 500 पर पर्सन से ज़्यादा नहीं है, नॉट मोर देन। ठीक है। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट इवेंट्स, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट। ये सारे इवेंट्स रिकॉग्नाइज नाम दे रखे इन्होंने। फिर आता है अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी, सर्विस बाय द अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। अगर कोई सर्विस दे रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन है, ठीक है, वो कोई सर्विस दे रही है, या फिर अप टू 7,500 पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज अ थर्ड पर्सन फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन हाउसिंग सोसाइटी और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। 7,500 पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट ए थर्ड पर्सन कॉमन यूज़ ऑफ द मेंबर्स। हमने एक सोसाइटी बनाई है और वो सोसाइटी क्या करती है पता है? मेंबर के कॉमन यूज़ के लिए काम करती है। ये सोसाइटी पता है क्या खरीदती है? सस्ते में कंपनियों से माल खरीद लेती है और बाद में अपने ही मेंबर्स को ये माल बेचती है। तो 7,500 पर मेंबर ये ऐसी होती है, ये सोसाइटी है। ये अपना सारा स्टॉक रखती है और बाद में अपने मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स है, इसको सस्ते में माल बेचती है। तो सर ये जो सस्ते में माल बेच रही है अब तो बंद हो चुकी है, क्योंकि आजकल सब सस्ते में माल बेचने लग गए। तो पहले तो होता था, तो यहाँ पर 7,500 पर मेंबर पर मंथ। ठीक है। देन welfare of the industry and agriculture labor, it's on against consideration 1,000 per month per member। ठीक है। देन ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ठीक है, पर मेंबर पर मंथ। देन आ जाओ अदर एग्जिबिशंस। सर अदर एग्जिबिशंस में क्या क्या आता है? पूरा का पूरा गोइंग कंसेंट ट्रांसफ़र कर दो, कोई टैक्स नहीं लेंगे हम आपसे। देन ट्रांजिट कार्गो, कहाँ भेज रहे हो? नेपाल और भूटान। या फिर रेजिडेंशियल, आपका जो आपका घर है उसे आप रेंट पे दे रहे हो, या फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई बिलो 1,000 पर डे और इक्वलेंट, है ना, यानी कि 1,000 पर डे और इक्वलेंट। होटल इन गेस्ट हाउस, और वहाँ पर आपका एक रूम का किराया 1,000 रुपये या उससे कम है या उसके बराबर है तो भी हम एग्जिम्ट कर देंगे। ठीक है। 1,000 रुपये तक भी है तो हम एग्जिम्ट कर देंगे। उसके बाद एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। देन सैटेलाइट लॉन्च होती है ना बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च, तो अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस सर्विसेज तो एग्जिम्ट होता है बाय इनके द्वारा। ठीक है। सर्विस बाय गिविंग हायरिंग 12 पैसेंजर नॉट मोर देन 12, यानी कि ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कैरिंग मोर देन 12 पैसेंजर, ज़्यादा मतलब भाड़े पर दे रही है गाड़ियाँ। अब स्टेट ट्रांसपोर्टेशन को भाड़े पर दे रहे हो अपनी गाड़ियाँ जो 12 पैसेंजर से ज़्यादा की, ताकि स्टेट ट्रांसपोर्टेशन रोड पर बसें चला सके। देन रोड और ब्रिज बनवा रहे हो, जो टोल चार्जेस लेते हैं ना, वो टोल चार्जेस, ये देखो ये नीचे टोल लग रहा है, यहाँ पर भी नहीं लगता है जीएसटी। रोड और ब्रिज, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है ये कनेक्टिविटी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हाउएवर इन दिस रिगार्ड सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया कि अगर कोई अदर सर्विसेज दी जाती है तो वो सब टैक्सेबल होगी। तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बाय इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी एग्जिम्ट है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, इसके अलावा सारी सारी टैक्सेबल हो जाएगी। टर्नओवर एग्जिट नहीं करता है तो ऑब्वियसली।
प्रोवाइडिंग न्यूज़, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज़। तो अगर आप न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। पब्लिक लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। बिजनेस एग्जीबिशन से प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, ठीक है, इस पर भी नहीं लगता। नेशनल सेंटर ऑफ कोल्ड चेन, फॉरेन, देखो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का बार बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सर्विस बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस, ये बड़ी बड़ी अथॉरिटी अगर ये सर्विस किसी को दे रही ना, हम जैसे छोटे छोटे लोगों को, तो एग्जेम्प्ट कर लो। ये बड़ी बड़ी अथॉरिटी अगर ले रही है तो एग्जेम्प्ट मत करो। सर्विस बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, ये दे रहा है, किसी को दे रहा है तो फिर एग्जेम्प्ट करो, क्योंकि यार ये इतनी बड़ी कुछ दे रहा है ना किसी को सर्विस, तो जेन्युइनली दे रहा होगा। आरटीआई एक्ट, आरटीआई से कॉपियाँ मंगवाते हो ना, बस वही। रेफरी अंपायर, देखो ये थोड़ा स्पोर्ट में देखना, यहाँ पर एक कोच, ठीक है, रेफरी अंपायर, एक होता है वो कमेंटेटर, वो एग्जिम्ट नहीं होता है। रेफरी, प्लेयर, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, ठीक है, वो भी रिकॉग्नाइज। देन कॉमन बायोमेडिकल वेस्टेज, पब्लिक कन्वेंस, ये क्या है? अच्छा, आईजीएसटी की नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या बोला? सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि कोई हमें सर्विस दे रहा है और वो कहाँ है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, ठीक है। किसको दे रहा है? तो एग्जिम्ट हो जाएगा। बाहर वाला बंदा, देखो, सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, कोई बाहर का बंदा इंडिया में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर वो किसको दे रहा है? चैरिटेबल, या फिर वो ऑनलाइन एजुकेशन जनरल वालों को दे रहा है, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन जनरल कौन चला रहा है? ऑनलाइन एजुकेशन जनरल, हाँ, ये ऑनलाइन एजुकेशन, क्या बोल रही हूँ मैं, ऑनलाइन एजुकेशन जनरल उनको दे रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहा है, प्री स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए, वो एग्जिम्ट हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर द एग्जिम्पशन शिल नॉट अप्लाई, किस पर अप्लाई नहीं होता है? डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल, ऑनलाइन OIDR वाली सर्विसेज अगर, ठीक है, उन पर नहीं लगता है। और बाय वेसल, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, तो वो नहीं होता है, ठीक है। देन RBI सर्विस दे रही है ना, रिसीव बाय द RBI फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, सर्विस रिसीव बाय द RBI, अगर RBI भारत के बाहर से किसी से सर्विस ले रही है। उसी तरीके से सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर क्या कर रहा है? फॉरेन टूरिस्ट के लिए फॉरेन में कोई टूर प्लान कर रहा है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय नेशन, यूनाइटेड नेशन, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय UN के नेशन कोई सर्विस इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस, आप इम्पोर्ट कर रहे हो। अदर एग्जिबिशंस कुछ और दे रखे, TDS और ये SEZ, सर्विस इम्पोर्टेड बाय यूनिट डेवलपर SEZ आर एग्जिम फ्रॉम IGST, ठीक है। SEZ जो है वो क्या कर रहा है? इम्पोर्ट कर रहा है। कॉस्ट पेट्रोलियम, प्रॉफिट पेट्रोलियम, दैट इज़ ऑल ओके। ये तो रिकेप करना है, ओके, डन।